हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चैप्टर नंबर 9 है भारत एवं जलवायु। इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें से पहला प्रश्न बनता है, आप अपने क्षेत्र में रबी में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखे हैं। तो दोस्तों, रबी की बात करता है तो अगर हम रबी की बात करें तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है सबसे पहले, ठीक है। तो ये सूर्य की सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता कब पड़ती है? तो गर्मियों में तो हम तो सूर्य का धूप लेंगे नहीं, ठीक है। हमें ठंडियों में सूर्य की आवश्यकता पड़ती है धूप के लिए। तो यानी सूर्य की आवश्यकता सबसे ज़्यादा जिस समय में पड़ती है उसमें कौन सा होता है? रबी। उसको हम कह सकते हैं रबी। तो रबी में ठंडियों के मौसम में कौन कौन सी फसलें आपको देखने को मिलती होंगी? तो आप देखते होंगे खेतों में लहलाते हुए सरसों के थे खेत, ठीक है। गेहूं के खेत देखते होंगे, चने के खेत देखते होंगे, मटर के खेत देखते होंगे। तो ये जो फसलें होती हैं हमारी रबी की फसल होती हैं, ठीक है। और अगर हमें खरीफ की फसल पूछता है तो जो खरीफ की फसल होती है वो हमारी बरसात के मौसम में होती है, जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो बरसात के मौसम में आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, अगर इस समय देखते हैं तो इसमें बारिश का मौसम हो रहा है और आपके खेतों में अभी धान के बीज डाले गए होंगे जो आगे चल करके उसको रोपा जाता है खेतों में। तो आपको ध्यान दिखेगा, आपको बाजरा खेतों में दिख रहा होगा, ठीक है। आपको कुछ दिन में मक्का देखने को मिलेगा खेतों में, जिसको जोनहरी बोलते हैं। फिर आपको देखते होंगे यहाँ पे खरीफ की फसल में आप जूट वूट की खेती देखते होंगे। ये सब आपके प्रेजेंट टाइम के खेती हैं जो भी आपके खरीफ के अंतर्गत आती है, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है अगर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर उसके बाद आपको अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलता होगा गेहूँ, सरसों, चना, जौ। ये सब आपकी रबी की फसल होती है जो कि मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। फिर मार्च अप्रैल में आप जायद की फसल को देखते हैं। जायद की फसल में जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हमारे शरीर को चाहिए होता है पानी, और पानी कौन पूरा करता है? तो हमारे खरबूज होते हैं, तरबूज होते हैं, और उसके बाद आपको ककड़ी होता है, फ्रूट होते हैं। ये सब फसलें हमें जायद के अंतर्गत आती हैं। जबकि हमें कुछ नकदी फसलों के नाम भी जानते हैं, जैसे नकदी फसल जिनको बो करके हम पैसे कमाते हैं उसको हम नकदी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखते होंगे आपको मिल जाता होगा गन्ना है, कपास है, ये सब आपकी नकदी फसल होती हैं। अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर हमारा सब्जी नहीं होती है, क्या होता है? टमाटर एक फल होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ लियो। अगला प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र में जायद में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखे। तो जायद में आप देखते होंगे, जायद में आप तरबूजा लिख लीजिएगा, खरबूजा लिख लीजिएगा, ककड़ी लिख लीजिएगा, आम है, लीची है, ये सब जायद की फसलें हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आप अपने क्षेत्र में खरीफ में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। खरीफ में धान, मक्का, जौ, धान मक्का है और क्या नाम है आपका, बाजरा है। ये सब आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। वर्षा प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखकर बताइए। वर्षा प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखना है और बताना है भारत के किन के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है मानिसराम चेरापूंजी में, जो कि मेघालय में स्थित है। तो मेघालय, उसके बाद असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होती है। भारत के किन किन राज्यों में वर्षा कम होती है? तो उत्तर में लिखेंगे भारत के जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में वर्षा कम होती है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न का। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
इसमें से प्रश्न नंबर का है, मौसम क्या है, यह ऋतु में किस प्रकार, या ऋतु से किस प्रकार से भिन्न है। ऋतु और मौसम से यहाँ पे डिफरेंट आपको बताना है, मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे मौसम। मौसम जो होता है वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो हमारा मौसम होता है दोस्तों ने, वो क्या है, वायुमंडल में जो ताप होते हैं, दाब होते हैं और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम मौसम कहते हैं। तो जो मौसमी घटनाएं जितनी होती है हमारी कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, जो हमारे मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल है, सप्ताह मंडल है, उसके बाद आपका आयन मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत हमारी मौसमी घटनाएं जितनी होती हैं, आंधी तूफान, गैसें उसे जितनी भी चीज़ मिलती है सब कहाँ पाई जाती है, हमें वो सब चीज़ें हमें वायुमंडल में हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। जबकि हमें जो अगर ओजोन की परत की बात करता है तो आपको समताप मंडल में मिलता है। जहाज़ें कहाँ उड़ती हैं, सप्ताप मंडल में उड़ती हैं। और अगर आपको बहिर्मंडल की बात करते हैं, जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं वो हमेशा बहिर्मंडल में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने मौसम के बारे में जाना। मौसम क्या होता है, जो वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं मौसम। जबकि एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2 से 3 माह तक रहता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। जबकि आप देखते होंगे तो एक तरह का मौसम, जैसे बरसात चल रहा है तो 2-3 महीने बरसात चलता है, तो हमारा ऋतु यानी कौन सा मौसम है, ये हमारा बरसात का मौसम है। इसके बाद आपका सर्द मौसम आता है। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शीत शरद ऋतु आई है। ये आपने एक चौपाई सुना होगा, जब आप रामायण सुनते होंगे तो उसमें बोलते हैं, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शीत शरद ऋतु आई है। यानी जो हमारा बरसात का मौसम होता है, जस्ट उसके बाद आपको शीत और शरद का मौसम आ जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी ऋतुएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक लगातार स्थिति कई महीनों तक बनी रहना ही कहलाती हैं ऋतुएं। जबकि दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, जो परिवर्तन क्यों होते हैं, ये हमारे ताप के कारण होते हैं, वायुमंडल में दाब के कारण होते हैं, या उसमें आर्द्रता की कमी या अधिकता के कारण ऐसे देखने को मिलता है, तो इसको हम कहते हैं मौसम कहते हैं। आशा करते हैं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मौसम, ऋतु और जलवायु में के तत्व क्या हैं। जलवायु ऋतु में ऋतु से किस प्रकार से परिवर्तित है, क्या भिन्न है। तो उत्तर में लिखेंगे बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम। ये सब क्या है, मौसम है। जो हमारे बादल हैं, हवा है, वर्षा है, हिम है, ताप है, कोहरा है, सब क्या है, मौसम के तत्व हैं। ऋतु और जलवायु के तत्व हैं, सब क्या है, ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है, जो जलवायु होती है ऋतु से भिन्न होती है। कैसे होती है, ऋतु में एक समान वातावरणीय स्थिति 2-3 महीने तक बनी रहती है, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जबकि हमारा जो यही जो ऋतु का जो चक्र होता है कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है, तो इस मौसम की दशा को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या है, लिखेंगे भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कई वर्षों तक आप ऋतु को नापते हैं, तो जो ऋतु का परिवर्तन होता है लगातार एक ही जैसा कई सालों तक देखने को मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। यदि किसी क्षेत्र की आपको जलवायु के बारे में पता करना है तो उसके लिए कम से कम इतने फैक्टर आपको पते होने चाहिए कि वह क्षेत्र, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी उसकी कितनी है, इस पर उसकी जलवायु है वो निर्भर करेगी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। जैसे राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, बहुत गर्म क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर में के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी व अधिक गर्म है, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती हैं। इसी कारण भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कौन कौन ऋतुएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः भारत में अगर देखते हैं तो 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, लेकिन वैसे हमें 7 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखते हैं तो 4 ऋतुएं होती हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जब प्रश्न को फंसाना होता है तो कितनी होती टोटल आपसे पूछता है, तो 7 ऋतुओं के नाम आपको याद रखने चाहिए। मुख्य रूप से हमको पढ़ लेना है, क्योंकि आप क्लास 6 में हैं तो आपको मुख्य रूप से 4 ही पढ़ने हैं, तो 4 के बारे में आप लिख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम रहता है, जो कि ठंडा मौसम रहता है, इसको हम बोलते हैं शीत ऋतु, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मार्च से मई का मौसम, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद तीसरा आपका है वो है जून से सितंबर का मौसम, इसको हम बोलते हैं वर्षा ऋतु। उसके बाद आपका आता है अक्टूबर से नवंबर तक का समय, इसको हम शरद ऋतु कहते हैं। अक्टूबर से नवंबर का जो समय होता है शरद ऋतु कहलाता है। जून से सितंबर का जो समय होता है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। इस प्रकार से 4 मौसम मुख्य रूप से होते हैं। वैसे टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है मानसूनी हवाएं क्या हैं? उत्तर में लिखेंगे ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती हैं, उन हवाओं को हम क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है? जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे अधिक वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। 3 ओर से यहाँ पे पहाड़ों से घिरे होते हैं। इस कारण जल वाष्पयुक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। जो जल वाष्पयुक्त बादल होता है, ये पहाड़ों को पार नहीं कर पाता है और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। जो बादल होते हैं जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो पूरी तरह से जो उनके जल वाष्प होते हैं वहीं पर खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि भारत के उत्तरी जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होने का कारण होता है, क्योंकि तीन दिशाओं से पहाड़ों से ढके होते हैं। जब ये बादल वहाँ पहुँचते हैं तो अपने आप को वहाँ से पार नहीं कर पाते हैं और जो इनके अंदर जलवाष्प के रूप में वर्षा होती है वो वहीं पर करके लौट आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? जब शीत ऋतु आता है उस समय उत्तर भारत जो होता है उसमें अधिक वर्षा और अधिक ठंडक क्यों पड़ती है? उत्तर में लिखेंगे उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। जो उत्तर भारत है वहाँ पे जो शीत ऋतु होता है सामान्यतः आप देखेंगे नवंबर के मध्य से वहाँ पे आरंभ हो जाती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण है इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी। जो ये क्षेत्र है दोस्तों हिमालय पर्वत से काफ़ी नज़दीक है और समुद्र सतह से काफ़ी दूर है, इसलिए उत्तर भारत में आप देखते होंगे नवंबर माह से ही ठंडी स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का है शीत ऋतु में किसान खाली स्थान की फसल की बुआई करता है। जो शीत ऋतु होता है उस समय किसान किस फसल की बुआई करता है? तो उसमें दोस्तों किसान रबी फसल की बुआई करता है। इसके अंदर कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है, मटर है, आलू है। ये सब क्या है दोस्तों उस समय के रबी फसल के, जब शीत ऋतु होता है तो उस समय रबी की फसल बोई जाती है और सब जितने भी फसलें हैं ये सब रबी की फसलें हैं। गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर, आलू। अगला पॉइंट है उत्तर भारत उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? जो उत्तर मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं उन हवाओं को क्या कहते हैं? उनको हम लू कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है खालिस्तान है और खालिस्तान के मूल तत्व एक ही होते हैं। तो जो मौसम है और जलवायु है के मूल तत्व एक होते हैं। मौसम और जलवायु के जो मूल तत्व हैं वो हमेशा एक होते हैं। बादल उदल ये सब होते हैं, ये सब मूल तत्व कहलाते हैं। वायु में खालिस्तान या खालिस्तान की मात्रा को तापमान कहते हैं। तो वायु में उष्मा और ठंडक की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। भारत में वर्षा का वितरण कैसा है? तो भारत में वर्षा का वितरण असमान है, क्योंकि आप देखते होंगे उत्तरी हिमालय उत्तरी क्षेत्र में जो
उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। राजस्थान, गुजरात में कम वर्षा देखने को मिलती है। आपको मैदानी क्षेत्रों में समानता, एक बैलेंस में आपको वहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। इस प्रकार से वहाँ पे भारत का जो वर्षा का वितरण है वो असमान होता है। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे सही उत्तर के सामने बने वृत्त को, जो वृत्त बने हैं उसको काला कर देना है अगर सही है तो। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहला पॉइंट है, पहला ऑप्शन दे रखा है मुंबई, दूसरा है आसनसोल, तीसरा है मासिनराम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको मासिनराम के सामने क्या कर देना है, उस सर्कल को काला कर देना है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है मासिनराम। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है स्थल से समुद्र की ओर, दूसरा है समुद्र से स्थल की ओर, तीसरा है पठार से मैदान की ओर। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उस समय जो नमी युक्त हवाएं होती हैं, जाहिर सी बात नमी तभी मिलेगी जब वो पानी से बाहर की तरफ आएगा, यानी कि जब समुद्र से स्थल की तरफ आएगा तभी तो नमी रहेगी उस पर पानी में। अब स्थल से समुद्र में जाएगा तो उसमें थोड़ी नमी रहेगी, इसलिए इसका आंसर आप अपने दिमाग से दे सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, समुद्र से स्थल की ओर जब हवाएं बहती हैं तो नमी युक्त हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किन राज्यों में सर्वाधिक वर्षा की जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है उसके वजह से पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। तो उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहा है, यानी उत्तर से अब मानसून लौट रहा है। जब उत्तर से मानसून जब लौटता है तो ये वर्षा करता है तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में जाकर वर्षा करता है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा। ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे राजस्थान के पास, इसलिए भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? जो कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग होता है किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो इसको हम ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा ग्लोब हो गया और इसको हम अगर दो भागों में बांटते हैं तो ये हमारा भूमध्य रेखा हो जाएगा, इसको हम उष्ण कटिबंध रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब हम अगर देखते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है और 23.5 डिग्री अगर हम इसके नीचे आते हैं जो दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वो उष्ण कटिबंधीय रेखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो इसका राइट आंसर जो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय रेखा। इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपका वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।